जय हिंद। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया, अधूरे सपनों की पूरी कहानी। समसामयिक विषयों में हाल ही में आपने देखा 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और चुनावों की घोषणा कर दी गई है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, ये चैप्टर बड़ा विशेष बन जाता है। आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। दूसरा, आचार संहिता कब से प्रारंभ हुई है, नंबर 2। नंबर 3 हम ये जानेंगे आचार संहिता का उल्लंघन कब माना जाता है, किन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान इसके लिए दिए हुए हैं, कैसे इनमें सजा मिलती है, कि राजनीतिक दल कब क्या करें क्या नहीं करें। ये सारी चीज़ें, मापदंड जो आचार संहिता में तय होते हैं, इन सब को जानेंगे। व्यवहारिक तौर पर सुनकर तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत वीडियोस इस टॉपिक पर हैं, लेकिन सबसे विस्तृत जानकारी में वीडियो आपको एक पहल इंडिया के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसमें आपको विशेष जानकारी इसकी प्राप्त हो पाएगी। आप सभी अपना पेन, अपनी डायरी साथ लेकर के बैठें, ताकि हम उन सारे चैप्टर्स को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको बुलेट पॉइंट्स के रूप में अंडरलाइन करके और नोट करते चलेंगे। तैयार हैं आप सब? देखिए, सबसे पहला आज का विषय है, क्या होती है आचार संहिता। इस पर थंबनेल में लिखा हुआ है, इसे आप देखे बिना समझ नहीं पाओगे। देखिए, हम एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हुए चलेंगे। यहाँ मैंने लिखा है आदर्श आचार संहिता। इसकी परिभाषा में क्या नोट किया है, देखिए, राजनीतिक दलों, सबसे पहला एक शब्द है राजनीतिक दल। जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इसका साइज और मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। हाँ, राजनीतिक दल ये। और दूसरा यहां लिखा हुआ है अभ्यर्थियों। अभ्यर्थी कौन होते हैं? जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो भी नेता जो पर्चा दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो। इनके मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता एक लघु किंतु विशिष्ट दस्तावेज है। बात समझ में आया? बहुत सटीक और छोटी परिभाषा है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों, अभ्यर्थी कौन? जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए मार्गदर्शन के लिए जो आदर्श आचार संहिता एक लघु किंतु विशिष्ट दस्तावेज है। इसमें यहां आप अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहां पर। क्या यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है? हमें यहां देखना है कि इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग, ये कौन? इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को शक्ति प्राप्त है किसकी? संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। देखिए, आदर्श आचार संहिता में एक बात, आदर्श आचार संहिता खुद संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बस इसमें क्या है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद कौन सा है? 324। किसे शक्ति मिली है? निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। क्या? कि वो संसद और राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी करे, संचालन करने की शक्ति प्रदान की गई है। आदर्श आचार संहिता कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, यहां देखना है। मैंने पहले ही बताया आपको, यह कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जिसका उल्लंघन करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जिनका उल्लंघन यदि कोई कर दे तो कोई दंड प्राप्त नहीं होता है। यहां तक आप मेरे प्यारे बच्चों एक बार अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद देखिए, यहां एक टॉपिक डला है आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कैसे? कि कौन कौन लोग इस आदर्श आचार संहिता में सम्मिलित होते हैं। देखिए, यहां से मैंने लिखा है, लिखने में देखिए, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से
देखो यहां से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, ऐसे संगठन जो वित्त पोषित हैं, संगठनों, समितियों, निगम या आयोगों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत विनियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, अन्य कृषि विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित हैं? एक तो वित्त पोषित जो संगठन है या समिति है, निगम आयोगों या राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति, डीडीए, विद्युत विनियामक आयोग, जल बोर्ड, परिवहन निगम, अन्य किसी विकास प्राधिकरण आदि पर लागू होते हैं। यहां देखना, अपनी उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए अपने विज्ञापनों के किसी प्रकाशन या नई सब्सिडी, टैरिफों या आयोजनों की घोषणा करने सहित आचार संहिता में विहित प्रावधानों के उल्लंघन में थोड़े भी कार्य करने पर आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे और उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। यह हमने देखा कौन कौन सी इकाइयां इसमें सम्मिलित की गई हैं जिन पर निगरानी रखी जाती है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसमें मैंने प्रश्न लिखा है कि आदर्श आचार संहिता कब से कब तक, ये कब से तो लागू होती है और कब तक चलती है। इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग द्वारा जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए, मान लीजिए आज चुनाव की घोषणा हुई तो आज ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी तब से, और जिस दिन चुनाव का क्या आ जाए, परिणाम आ जाए, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से तो आचार संहिता लागू होती है। और ये कब तक, जब तक वो परिणाम ना आ जाए अभी, तब तक ये चलेगी। जैसे 4 जून को परिणाम आएगा इस बार, तो 4 जून तक क्या लगी रहेगी। अब जिन जिन राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन होंगे उन सब में क्या रहेगी, आचार संहिता लगी रहेगी। कब तक, जब तक परिणाम नहीं आएगा। अब मैंने नीचे 2 चीजें लिखी हैं, भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल। देखो यहां पहला प्रश्न है कि अब एक मोटा मोटा प्रश्न ये बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई इस बारे में। तो एक मुकदमा केस दायर किया गया, पीआई लगाई गई, वो ये है भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल। अब ये लिखना, इसके अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि के मुद्दे का अंतिम रूप से समाधान निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के मध्य कब 16 अप्रैल 2001 को सहमति से हुआ था। मैंने कहा कि ये वाली तिथि जो हम पढ़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से चुनाव के परिणाम तक, ये वाली डेट आचार संहिता की कब, भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल जो केस है इसमें और भारत सरकार के बीच जो सहमति बनी कितने तारीख को, 16 अप्रैल 2001। नीचे एक बात लिखी हुई है, एस सुब्रमण्य बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार। इसने क्या किया, इस केस में जब फैसला आया इस बात का समर्थन किया गया है। किस बात का, कि जब चुनाव की घोषणा हो तब से और कब तक, जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहनी चाहिए। देखिए 5 जुलाई 2013 एस सुब्रमण्य बालाजी और बनाम तमिलनाडु सरकार अन्य मामलों में भी समर्थन किया। इसके अलावा जिसमें कहा गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से आचार संहिता लागू हो जाती है, जब तिथि घोषणा होगी उसी दिन से। नीचे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लेना ध्यान से। पेन का थोड़ा इसमें रहता है। देखो मैंने लिखा यहाँ, लोकसभा साधारण निर्वाचन अथवा राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन के मामले में निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार जो संहिता है निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है, जब तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। उप निर्वाचन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उप निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद तुरंत ही आदर्श आचार संहिता हट जाती है। ये भी 2 नोट कर लेना पॉइंट, नीचे नोट डाल करके महत्वपूर्ण रूप से। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत, यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से।
आदर्श आचार संहिता की शुरुआत देखो किस राज्य में हुई थी? केरल राज्य में। हम यहां देखेंगे, मैंने लिखा है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम, वर्ष याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कब? 1960 में। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब? वर्ष 1960 में। राज्य कौन सा है बेटा? केरल। कौन सा राज्य है? केरल राज्य, दक्षिण भारत में है। और वहां विधान सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर केरल में ही है। और आप ये भी समझना कि ऐसे अच्छे कार्य शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने ये परिचय दिया 1960 में। और केरल के विधानसभा जो चुनाव है इसके दौरान हुई थी। पहली बार आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960। और कहां? केरल में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। और अब क्या किया? जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की, जिससे हम क्या कह रहे हैं? आदर्श आचार संहिता। कब? 1960 में। आप नीचे वाले पॉइंट्स पे ध्यान देना, नीचे वाले में आप ध्यान दोगे तो मैंने लिखा इसके पश्चात वर्ष 1962, दूसरा वर्ष कौन सा है? 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। ये कब हुआ पूरे देश भर में? 1962 में। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा था। कब? 1962 में। और उसके बाद से पूरे देश में इसका पालन किया जा रहा है। वर्ष 1991 91 में चुनाव के नियमों के बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने एमसीसी को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया था। सख्ती से आदर्श आचार संहिता को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 1951 में। आपको 3 वर्ष याद रखने हैं यहाँ। एक बेटा 1960, 1962, 1991। 1960 में आदर्श आचार संहिता का निर्माण हुआ केरल राज्य में। पूरे देश के जितने भी चुनाव लड़ने वाले, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको सूचना जारी की 1962 में चुनाव आयोग ने। और इसको सख्ती से पालन करने के लिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार में लिप्त थे और नियमों का बार उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? यहाँ सख्ती से पालन करने का फैसला लिया। कब? 1991 में। आप नोट कर लेना बेटा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस बेहद मदद करेंगे। अब यहां देखने वाली बात है कि आदर्श जो आचार संहिता है, यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, कैसे होता है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। उल्लंघन कैसे होता है? क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक दलों में लोग क्या करते हैं? चुनावों के दौरान बेहद लोभ लुभावनी बातें, झूठे दावे और न जाने क्या क्या करते हैं, जो बातें आपको याद आ रही होंगी। यहां समझने वाली बात है, मैंने यूपीएससी के लिहाजे से बुलेट पॉइंट्स बना करके उन्हें चिन्हित किया है, बहुत समरी करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहां पहला पॉइंट है कि आपसी मतभेद को ना बढ़ाएं। यह बात ध्यान रखना। पहला बुलेट पॉइंट लिखेंगे हम, आंसर राइटिंग में अगर काम आता है तो, आपसी मतभेद को ना बढ़ाएं। कैसे? किसी भी गतिविधियों में संलिप्तता जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपस में घृणा पैदा कर दे समाज में, या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों, इनके बीच तनाव पैदा करे, ऐसा कोई वो काम कर दें जो चुनाव लड़ने वाले हैं या कोई राजनीतिक पार्टियां, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम, यहां ध्यान से समझना बेटा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 क, ये ध्यान रखना। जब ये सारी बातें आपको समझ में आए तो के अधीन भ्रष्ट आचरण है। पूछेगा, अगर किसी भी समाज में, किसी क्षेत्र में
कोई भी राजनीतिक दल वो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने का काम करे, आपस में घृणा पैदा करे, या विभिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हों, के बीच तनाव पैदा करें, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा कौन सी? 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण है। आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित निम्नलिखित कदाचारों को भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसमें? 1951। मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट कर लेना, इसमें से प्रश्न आपके निःशुल्क पुस्तक योजना में पूछा जाएगा और आपसे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी या आरपीएससी में, अभी करंट का मुद्दा ये तो पूछ सकता है। देखिए दूसरा पॉइंट है यहां धार्मिक स्थलों का मत के लिए प्रयोग। जैसे अभी हाल ही में आपने बहुत सारे गाने, बहुत सारी थीम, बहुत सारी चीजें भी देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी क्या कर रही हैं, अपने मत, अपने वोटों को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग कर रही हैं, धर्म का। जैसे अभी राम मंदिर को लेकर के बहुत सारी पार्टियों ने बयान दिए, तो इसे पूरा राजनीतिक माहौल बना दिया गया। तो इस पर यहाँ कोई ऐसा ना करे। देखो धार्मिक स्थलों का प्रयोग धार्मिक स्थलों का मत के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन किया, बेटा लिखते चलना आप साथ में। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों, कौन कौन से? मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का मंच निर्वाचन, अब क्या ना करें हम वहां से प्रचार प्रसार के रूप में इस्तेमाल करना। अब इनका इस्तेमाल हम प्रचार प्रसार के रूप में ना करें। और मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील करना। कोई व्यक्ति या तो धर्म मंदिरों का, मस्जिदों का या पूजा स्थलों का अपनी मतों के लिए प्रयोग करे, या फिर कोई अपील कर दे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, तो फिर क्या होगा? दोनों ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा? 1951। कौन सा है बेटा? 1951 की धारा कौन सी? 123। पिछली बार कौन सी थी? जब लोग मतभेदों को बढ़ा रहे थे, 123(3) के। यहां कोई धार्मिक चीजों का प्रयोग करे, इनका मंच बना ले, वोट में कन्वर्ट करने का प्रयास करे, तो 1951 की धारा 123(3) और धारा 125 के अधीन क्रम से भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध है। समझ में आ गया? ये आप नोट कर लेंगे, प्रश्न यहां बन रहा है, इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी शब्द बताता है कि ये भ्रष्ट आचरण है। देखिए फर्जी मतदान, ये भी आपने खूब सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि चुनाव में लोग फर्जी वोट डाल देते हैं। देखो किसी अन्य के नाम से मत डालना मतदाता भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी बेटा? 171(घ). कौन सी? 171(घ) के अधीन निर्वाचन अपराध है। आपसे पूछेगा फर्जी मतदान धारा कौन सी? 171(घ) के अधीन निर्वाचन अपराध है, ये ध्यान रखना, ठीक है? कोई अगर फर्जी वोट डाले तो आप सब लोग उसको बताना कि तुम अपराध कर रहे हो। कौन सा? 171(घ) धारा के अधीन ये निर्वाचन अपराध है। देखो अगला पॉइंट है मतदाताओं को डराना। आपने अखबार, टीवी चैनल्स पे कई बार खबरें सुनी होंगी, जब आपने देखा कि मतदाताओं को डराकर, धमकाकर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको या जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है। इस बारे में मैंने लिखा मतदाताओं को डराना, धमकाना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मतदाताओं को डराना या धमकाना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी?
135 कै और कोष्टक में गै के अधीन निर्वाचन अपराध है। देखो 123 कै जिसमें उल्लेख था किस बात का कि आपसी मतभेद खराब ना हो, ठीक है, धार्मिक चीजों के लिए 123, यहां हमने देखा मतदाताओं को डराने के लिए 135 कै गै, ठीक है, ये आप नोट करना बेटा। देखिए इसके बाद है 100 मीटर के दायरे में प्रचार। 100 मीटर के दायरे में प्रचार का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां हमने पोलिंग बूथ बना दिया, यहां वोट डलने वाले हैं, तो उस पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है भाई। अगर वो प्रचार प्रसार करता है तो भी दंडनीय है। और धारा कौन सी? 1951 की धारा 130 के अधीन। देखो मैंने लिखा, आप बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद सामने नोट डाल के लिखना, मतदाता केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार करना, लोग